आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर हूँ अपनी एक पुरानी जर्नी, जिसकी याद मुझे कई बार अभी आने लगी है इस वक्त में। इस जर्नी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो मेरा चैनल है ये टोटली फैमिली से रिलेटेड है, मेरी जो है मॉम लाइफ से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, क्योंकि आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। कुछ इन्फॉर्मेटिव भी होगी, कुछ में आप इंजॉय भी करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में यूजुअली ये चीज़ बोलती नहीं हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें। आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एंड वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं इस जर्नी की शुरुआत। तो मैं शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आप देख ही चुके हैं, कि मेरी जो लास्ट डिलीवरी हुई थी वो हुई थी नॉर्मल डिलीवरी। तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना आप सभी के साथ मेरी नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि आजकल सिजेरियन सबसे ज़्यादा होता है और जो वुमेंस होती हैं वो नॉर्मल डिलीवरी का एक फोबिया हो गया है, उनको उससे डरती हैं। तो इसमें कई सारे आपकी जो मिथ्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, या आपके मन में किसी तरह का डर है तो वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा। तो डिलीवरी की जर्नी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पीछे जाएंगे तभी आपको इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कंसीव कब किया था? मैंने शादी के तुरंत 1 या 1.5 महीने बाद ही कंसीव कर लिया था। कंसीव करने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसे सिम्पटम्स फील नहीं हो रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लाइक दैट। बस मुझे थोड़ा सा डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम हो रही थी जो वुमेंस में होती है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गए थे गायनिक के पास। जनरली हर गायनिक आपसे यही पूछेगा कि आपकी लास्ट पीरियड डेट क्या थी। जैसे ही मैंने उनको लास्ट पीरियड डेट बताई थी, चूँकि उस टाइम पे मेरी पीरियड डेट क्रॉस नहीं हुई थी, इवन उन्होंने यही कहा कि आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लीजिए, या आपने टेस्ट किया है या नहीं। मैंने बोला नो मैम, अभी तक मेरी डेट नहीं आई है और मैंने टेस्ट नहीं किया है। ओके, फिर भी उन्होंने बोला कि एक बार कंफर्म हो जाएगा, जो भी होगा फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वहीं पे हमने हॉस्पिटल में तुरंत टेस्ट करवाया, और हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार पॉजिटिव आ ही जाएगा इतनी जल्दी। एंड रिज़ल्ट जो था वो पॉजिटिव था, और हम दोनों ही चाहते थे कि मतलब हो जाए बेबी जल्दी। हम ज़्यादा गैप नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हमारी एज भी हो चुकी थी। तो मुझे जैसे ही पता चला कि प्रेग्नेंट हूँ, वही है कि सब फैमिली में बताया गया, सब लोग खुश थे एंड ऑल। अब आगे बढ़ते हैं कि जो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं वहीं प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, जो स्टिल मैं अभी फेस कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ, कि जो मेरी प्रेगनेंसी अभी चल रही है ये दूसरी प्रेगनेंसी है। मैं अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम पे अपनी पहली प्रेगनेंसी वाली जो जर्नी है डिलीवरी की, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो इस दूसरी प्रेगनेंसी में आप डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ प्री प्रेगनेंसी सिम्पटम्स का, उसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले क्या क्या आपको फील होता है। सो हम चलते हैं फिर पहले पे, दूसरी को डिस्कस नहीं करेंगे। तो तब हुआ था, और जब पहला जो ट्राइमेस्टर था मेरा, शुरुआती 3 महीने थे, वो काफ़ी टफ निकले थे। मैं एडमिट भी हुई हॉस्पिटल में, और वीकनेस एंड ऑल, और नया नया था, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का, ना कोई फैमिली थी, क्योंकि हम यहाँ पे फैमिली से दूर रहते हैं। तो इवन दोनों हस्बैंड वाइफ को ही मैनेज करना था। चलिए ये हो गया। उसके बाद की जो मेरी जर्नी थी 3 महीने बाद की, वो बहुत ही स्मूथ थी, बहुत यादगार जर्नी थी मेरी, क्योंकि हमारा जो न्यूली मैरिड वाला टाइम भी चल रहा था, इधर मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो हम घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना, सब कुछ हमारा चल रहा था। और मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे पूरी प्रेगनेंसी में, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, या कभी डॉक्टर ने बोला हो कि आपको ये प्रॉब्लम है। एवरीथिंग वॉज फाइन, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब कुछ अच्छा चलते चलते हर अल्ट्रासाउंड मेरा अच्छा जा रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी एक ही कोशिश थी कि जो डिलीवरी हो वो कैसी हो, नॉर्मल हो। सो जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है, डॉक्टर आपको एवरी वीक बुलाता है, और 9th मंथ स्टार्ट होते से आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि आपको बेबी मोमेंट काउंट करना है। जब भी फील होता है कि मोमेंट कम हो रहा है, तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास विजिट करना है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको आपके जो डॉक्टर हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको डिटेल में दे देते हैं। 9th मंथ में एक लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है डिलीवरी से पहले, वैसे ही मेरा भी एक अल्ट्रासाउंड हुआ।
और उस अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने हमें एक चीज़ बोली जिसको सुन के हम शॉक हो गए थे। क्या थी वो चीज़? डॉक्टर ने बोला कि आपकी सर्विक्स का माउथ छोटा है, बच्चे का हेड बड़ा है, इवन आपका बेबी पूरी तरीके से रेडी है, मतलब बाहर आने के लिए, बट आपकी जो बॉडी है वो रेडी नहीं है, तो इसके लिए हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। मतलब उस टाइम पे मेरी मम्मा और मेरी जो मदर इन लॉ थी वो दोनों ही मेरे साथ थी। मेरे हस्बैंड दैट टाइम नहीं गए थे उस टाइम डॉक्टर को विजिट करने, क्योंकि जैसे ही मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ था दोनों ही मेरी जो मम्मा थी वो यहाँ पे आ चुकी थी। अब मैं जब उनके साथ गई तो जब आपके पेरेंट्स होते हैं ना तो उनका यही होता है कि कुछ भी करके अच्छे से डिलीवरी हो जाए और बच्चा और जच्चा दोनों क्या है स्वस्थ रहें, बाकी डिलीवरी कैसी भी हो, ये उनका मानना था। बट जहाँ तक कि रिपोर्ट्स को देखने में आ रहा था कि वहाँ मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे किया था मिसगाइड। अब मैं हर डॉक्टर के बारे में ये नहीं कहना चाहूँगी और ना ही मैं उन डॉक्टर का यहाँ पे नाम मेंशन करूँगी कि वो डॉक्टर कौन थे। उन्होंने 9 मंथ मेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया, बट आई डोंट नो उन्होंने मुझे क्यों ऐसा सजेस्ट किया। फिर हम घबरा गए और हम जब भी 9 मंथ के बाद डॉक्टर विजिट के लिए जाते थे तो अपना बैग तो रेडी था, बैग लेके हमेशा साथ में जाते थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है या डॉक्टर हमें सडन एडमिट कर ले। लेकिन लेके गए थे मम्मी और जो मेरी सासू जी थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम एडमिट कर देते हैं। जब मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, उनको बुलाया, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग घर आ जाओ, हम घर पे अच्छे से डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही हम एडमिट होंगे। हम फिर घर आ गए। उस टाइम पे मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, ना वाटर ब्रेक हुआ था, ना मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुए थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर घर पे आए हम और हमारे जो नेबर थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे। तो उनको मैंने बताया ऐसी ऐसी सिचुएशन है और वो पूछते रहते थे कैसे क्या चल रहा है, क्या बोला है डॉक्टर ने। तो उन्होंने बोला यार रिपोर्ट्स तो आपकी नॉर्मल है, एक काम करते हैं, जब आपको सी सेक्शन के लिए बोला ही गया है तो क्यों ना हम 2-3 डॉक्टर से और सलाह ले लें कि क्या सही रहेगा डिलीवरी के लिए, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो, क्यों सी सेक्शन करवा रहे हो, अभी तो आपको लेबर पेन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बच्चा भी हेल्दी है अंदर, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो फिर हमने 2-3 डॉक्टर से विजिट किया और सबका यही कहना था कि इनके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इनकी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो सकती है। तब हमें लगा कि नहीं, हमें मिसगाइड किया गया है। हॉस्पिटल है वहाँ गए, वहाँ के जो हेड थे वो भी गायनिक थे और वो हमारे नेबर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो उनसे हम मिले तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि मैम आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आप घबराइए मत, मैं खुद करवाऊँगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी। जब नर्स ही सिस्टर्स ही करवा देती है नॉर्मल डिलीवरी, डॉक्टर की तो ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन सर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरी डिलीवरी वही करवाएंगे। फिर क्या था, उन्होंने बोला आप एडमिट हो जाइए। फिर मैं एडमिट हो गई। एडमिट हुई तब क्या हुआ कि 2 दिन तक मुझे वही मेडिकेशन पे रखा गया, ड्रिप चढ़ रही है, लेकिन लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हो रहे थे और मैं ना घबरा गई थी उस हॉस्पिटल से। मतलब एक्चुअली हॉस्पिटल के ही सर्कमटेंसेस होते हैं जो मुझे नहीं जम रहा था, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे घर जाना था। तो मैंने ज़िद करके वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया और डिस्चार्ज भी मेरी रिस्क पे हुआ था कि मैंने साइन किए थे इफ़ अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ इमरजेंसी आती है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ मैं रहूँगी। ओके, फिर आ गए हम घर। घर आने के 1 दिन बाद क्या होता है कि मुझे अचानक से पेन स्टार्ट हो जाता है सुबह, और इतना भयंकर एकदम से पेन चालू होता है कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। जबकि डॉक्टर ने बोला था कि आपको फ्रीक्वेंटली पेन होगा, धीरे धीरे होगा। मुझे इस बारे में कोई नॉलेज भी नहीं था, लेकिन वो लेबर पेन नहीं था। वो क्या था फिर? वो क्या था बताती हूँ। वो था एक म्यूकस डिस्चार्ज। मतलब आपके सर्विक्स के माउथ पे एक म्यूकस होता है जो कि मतलब जो है जर्म्स एंड बैक्टीरिया को हमारी जो बच्चादानी होती है, यूट्रस होती है, उसमें आने से रोकता है। तो पहले आपको होता है म्यूकस डिस्चार्ज, और म्यूकस डिस्चार्ज के टाइम पे भी आपको पेन होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। अब म्यूकस डिस्चार्ज हुआ और मेरी दोनों मम्मा तो रेडी ही थी कि कब इसको पेन स्टार्ट हो और हम हॉस्पिटल लेके जाए। तो फिर हम तुरंत पहुंच गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पता चला कि वो म्यूकस डिस्चार्ज था, लेकिन अब आपका डिलीवरी टाइम बहुत नज़दीक आ गया, आपको इवन पेन नहीं हो रहे हैं, तो आप एडमिट हो जाइए। फिर मुझे एडमिट कर लिया गया। एडमिट करने के बाद मुझे, जैसे मैं आज एडमिट हुई हूँ तो आज से मुझे ड्रिप लगना स्टार्ट हुई, नेक्स्ट डे भी लगी, देन थर्ड डे। 2 दिन एडमिट रहने के बाद तीसरे दिन मॉर्निंग से मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए। पहले कम थे, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गए। पहले जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है तब क्या होता है कि आपको
5-5 मिनट में होते हैं, 10-10 मिनट में पेन होते हैं। फिर उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, 2 मिनट हो जाते हैं, 3 मिनट हो जाते हैं, 1-1 मिनट में होने लगते हैं वैसे। अब मेरे जो पेन थे वो सुबह 5:30-6 बजे से स्टार्ट होने लग गए थे। मतलब नींद खुल गई थी मेरी, और मेरी मम्मी को भी समझ में आ गया था कि अब ये तो पक्का लेबर पेन ही है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पा रही है। तो सुबह तो ऐसे थे कि मैं सहन कर पा रही थी, फिर धीरे 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 9-10 बजे तक इतने ज़्यादा हो गए कि सच में मैंने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था। क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और वीक हूँ, शुरू से ही मेरी इम्यूनिटी भी वीक रही है। मुझे तो लग रहा था कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। जब भी डॉक्टर मुझे चेक करने आती, मैं यही बोलती थी, प्लीज़ मैम मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरा सी सेक्शन कर दो, मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। तो डॉक्टर का सिर्फ एक ही कहना था कि रितु ऐसा नहीं होता है, कोई भी पेशेंट मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होता ही नहीं, और आप प्रिपेयर होके भी आओगे तो यहाँ के फेल हो जाओगे। आप ट्राई करो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उन्होंने हमेशा मुझे इसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया कि नॉर्मल हो सकती है, बट एक ऑप्शन उन्होंने मुझे दिया था कि आप कुछ भी मत खाओ, सिर्फ थोड़ा सा मैंने लाइट ब्रेकफास्ट लिया था सुबह, उसके बाद मना कर दिया था खाने के लिए, पानी पी सकते हो, क्योंकि आगे जाके अगर कोई केस ऐसा होता है तो वहाँ पे सी सेक्शन करना पड़ जाए तो पेट आपका खाली होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ हो गई। फिर सर्विक्स का माउथ खुलने में टाइम लग रहा था, लेकिन सुबह मेरे 6 बजे पेन स्टार्ट हुए थे, और डॉक्टर ने मुझे बार बार चेक करने के बाद रात का टाइम दिया था कि रात तक इनकी डिलीवरी हो जाएगी, आपको वेट करना होगा। तो मैं बहुत घबरा जाती थी इतना लंबा टाइम सुन के। फिर डॉक्टर ने क्या किया कि मुझे 1-1 2-2 घंटे का ही बोलने लगे, बस 2 घंटे में हो जाएगा, बस 2 घंटे में हो जाएगा। तो मेरे माइंड में क्या चल रहा था, ठीक है 2 घंटे ही तो है, निकाल लेंगे। लेकिन जो पेन था ना वो खतरनाक था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मेरे दुश्मन हैं, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, मेरे सासू जी, ये सब मेरे दुश्मन हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे इतना पेन हो रहा है, और ये सब नेचुरली उसको देख रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं। तो मैं सबको बोल रही थी, क्या है आपको मेरी फिक्र नहीं है। मतलब आप एक ना अनकॉन्शियस हो जाते हो उस टाइम पे, किसी को कुछ भी बोलते हो, और उस टाइम शायद उनको भी बुरा नहीं लग रहा होगा कि पता है इसकी सिचुएशन क्या है, अभी ये कुछ भी बोलेगी। फिर मेरे पेन इतने ज़्यादा स्टार्ट हो गए कि मुझे ले गए लेबर रूम में। लेबर रूम में जाने के बाद भी आपको पुश नहीं करना होता है उस टाइम पे। मुझे नर्सेस ने बिल्कुल मना किया था कि हम जब बोलेंगे तभी आपको पुश करना है, जब आप पहले से ही पुश करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी जो सारी एनर्जी है वो चली जाती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि नींद आ जाती है लेडीज़ को, या बेहोश हो जाती है, या बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती, तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है ऐसे टाइम पे। तो मेरी डिलीवरी का टाइम मुझे लास्ट डॉक्टर ने दिया था शाम को 4 बजे का। अब मैं थी लेबर रूम में बेड पे, ठीक है, मुझे दिया था शाम 4 बजे का टाइम। तो वहाँ पे एक साथ 3-4 लोगों की डिलीवरी हो सकती है, इतना वहाँ पे सेटअप था। अब मैं दूसरी डिलीवरी देख देख के भी घबरा रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मेरे साथ रह रहे थे, जैसे थोड़ी देर मेरी मम्मा रहती थी, थोड़ी देर मेरे सासू जी रहते थे। एक पर्सन ही अलाउ था अंदर, 2 लोग अलाउ नहीं थे। थोड़ी देर वो खड़े रहते, फिर वो थक जाते थे, वो चले जाते थे। अब मुझे लग रहा शाम 4 बजे तक मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूँगी। और जब भी डॉक्टर मिलती थी वो मुझे चेक नहीं करती थी, वो दूसरों को देखने आती थी, तब भी मैं उनको बोलती थी मैम प्लीज़ मेरा ऑपरेशन कर दो। लेकिन धीरे धीरे नर्सेस जैसे आपको चेक करती रहती, सर्विक्स माउथ पूरा मेरा खुल चुका था लगभग 1 बजे तक, और डिलीवरी होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब बच्चे का सिर धीरे धीरे बाहर आने लगा। तो जब बच्चे का सिर बाहर आता है ना, तब नर्सेस देख लेती है उस टाइम पे कि बच्चे का सिर बाहर आ रहा है। पूरी टीम को उन्होंने अरेंज करा तुरंत, क्योंकि सभी तो उधर बिखरे हुए होते हैं, अपने अपने कामों में लगे होते हैं। अब इनकी डिलीवरी टाइम आ गया है। देन लगभग 15 से 20 मिनट वो ट्राई करवाते हैं आपको। जब बच्चे का सिर बाहर आने लगता है ना, तो वो आपको ट्राई करवाते हैं, पुश करो, ऊपर सांस मत लो, नीचे लो, नीचे की तरफ पुश करो, और जब पेन आए तभी पुश करो, है ना, ज़बरदस्ती पुश मत करो। ये सब आपको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, आप पेन में भी होते हो और ये सब चीज़ें करते रहते हो। तब मैंने, और मुझे लग रहा था डॉक्टर तो आए नहीं जिन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी डिलीवरी करवाऊँगा। मैं तो यही सोच रही थी ये नर्सेस मेरी डिलीवरी करवाने वाली है। लेकिन सच में बच्चे का सिर बड़ा था, रीशू की लेंथ ज़्यादा थी, वेट भी ज़्यादा था, लगभग 3.5 किलो का था ये, ठीक है। और सर्विक्स माउथ भी छोटा था,
लेकिन डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें मुझे नहीं कही थी। अगर ये चीज़ें मुझे कह दी जाती तो मैं शायद कभी प्रिपेयर ही नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी के लिए। फिर जब लास्ट मोमेंट आया तब डॉक्टर आ चुके थे और मेरी डिलीवरी ना वैक्यूम के थ्रू हुई थी ना नॉर्मली हुई थी। डॉक्टर ने मुझे पेट पे पुश किया था, तब जाके फाइनली 1:50 पर ऋषु आ चुका था हमारी गोद में। और सच बताओ ना तो उस टाइम पे मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि बेबी गर्ल हो, लेकिन बॉय था। कोई नहीं, मैं तब भी खुश थी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरी जितनी भी कज़िन्स हैं, जितनी भी सिस्टर्स हैं, सबके सिजेरियन हुए हैं। मेरी एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं सबके सिजेरियन हुए, किसी की भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि अरे वाह, इसकी तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। और सब लोग बहुत खुश थे उस टाइम पे, और सबकी मेहनत थी, सब ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो थैंक यू सभी को, उन डॉक्टर्स को, मेरी मम्मा को, मेरे सासू जी को, एंड इवन मेरे हस्बैंड को। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। और इस बार पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। पर ये थी मेरी पूरी नॉर्मल डिलीवरी की जर्नी। पेन होता है लेकिन आप सहन कर सकते हो। ऑपरेशन के बाद आपको ज़्यादा सरकमटेंसेस फेस करने पड़ेंगे, और भगवान ने जो चीज़ें नेचुरली ही बनाई हैं, जब सच में आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तब आप प्लीज़ चूज़ कीजिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। यही मैं आप सबको बोलना चाहूँगी। और ऑल द बेस्ट सभी मॉम्स को जो माँ बन चुकी है और जो माँ बनने वाली हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में कमेंट ज़रूर करना आपकी जर्नी कैसी रही।